Welcome students. RN classes is back with the discussion of another school test. Now I am discussing final examination of St. John's High School of class 9th, which was conducted on 12th of March. Right? Time given was 2 hours and maximum marks was 40. Straight away jumping on to question number 1. Question is, find the common factors in the quadratic polynomials x square plus 8x plus 15 and x square plus 3x minus 10. अब इनमें कॉमन फैक्टर चाहिए मुझे. अब कॉमन फैक्टर कैसे मिलेगा? अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, उनकी फैक्टराइजेशन मुझे आती है. इनके फैक्टर्स निकाल लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या कॉमन आ रहा है. राइट. अब पहली पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15. अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, कर देते हैं. अब क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से. दो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम करने पे क्या आए 8 और जिनका प्रोडक्ट क्या बने 15. अब ये तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, क्या होंगे 3 and 5. 3 and 5, 3 plus 5 8 भी होता है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15. अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन मिल रहा है x, तो बचा क्या x प्लस 3. इन दोनों टर्म्स में से 5, तो बचा क्या x प्लस 3. अब ये एक टर्म दोनों में कॉमन x प्लस 3, बचा क्या x प्लस 5. ये तो मिल गई इसकी फैक्टराइजेशन. अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, देखते हैं. अब ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. फिर से दो ऐसे नंबर सोचने जिनका सम क्या हो 3, जिनका प्रोडक्ट क्या हो माइनस 10. अब प्रोडक्ट क्या चाहिए माइनस 10. कहाँ से मिलेगा 2 और 5 से. उनका डिफरेंस 3 होता है, तो 2 और 5 रख लिए मैंने. अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब दोनों में से एक तो नेगेटिव होगा. अब नेगेटिव किसके साथ ले? अब सम देखो जरा, सम क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव किसके साथ होगा स्मॉलर नंबर के साथ. रख लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैंने कैसे लिखा माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10. अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन x, तो बचा क्या x माइनस 2. इन दोनों टर्म्स में से कॉमन दैट इज 5, तो बचा क्या x माइनस 2. तो ये एक टर्म दोनों में कॉमन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5. ये मिली इसकी फैक्टराइजेशन, ये मिली इसकी फैक्टराइजेशन. हमें क्या चाहिए था कॉमन फैक्टर. अब कॉमन फैक्टर x प्लस 5 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है. सो x प्लस 5 इज द कॉमन फैक्टर. यही फाइंड करना था. अब 2 मार्कर था, फुल 2 मार्क्स टू यू अगर आप करेक्टली कर देते हो तो. यस. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट. क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2. अब रिमाइंडर में इंटरेस्ट है मुझे, और डिवाइड किससे करने हैं x माइनस 1/2 से. डिवाइजर तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो फिर तो मैं रिमाइंडर कैसे फाइंड करूंगी यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर तो f(x) पॉलिनोमियल है, उसको x माइनस 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज f ऑफ 1/2. बेसिकली f ऑफ 1/2 फाइंड करना था. अब इस पॉलिनोमियल को नाम दिया है f ऑफ x, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो अब हमें क्या चाहिए f ऑफ 1/2. तो x की जगह 1/2 प्लेस कर दो. 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1. अब देखिए 1/2 क्यूब दैट इज 1/8, 1/2 स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लो दैट इज 8. 1 4 2s are 8, तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, देन 4 1s are 4 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 1 8s are 8, तो 8 इंटू 1 8. कर लो ऐड. 8 4 12, 12 2 14, 14 प्लस 1 15, तो 15/8 ये आ जाएगा रिमाइंडर. यही तो फाइंड करना था. Yes. Next, move on to question number 2. Question is, in the given figure, O is the center of the circle with chords AP and BP. अब एक chord AP है, एक BP है. O
सर्कल का क्या है, सेंटर। वो कहते हैं दीज कोड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट आर एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल QPR, this angle is 35 डिग्री, find the measure of angle AOB। इस एंगल का मेजर फाइंड करने हैं। अब इस एंगल पे जाने, कैसे जाए, मुझे पता कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। इससे मैं कहाँ पहुंच सकती हूँ, बोलो, इस एंगल पे। अगर ये 35 है तो ये एंगल भी पता है। एक बात बताओ, ये वाला एंगल कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है, AB। अच्छा, यही आर्क तो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, और वही मुझे फाइंड करना है। क्या कर सकते हो फाइंड, बिल्कुल। अब लिखना कैसे है, देखें, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल QPR। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल APB किसके इक्वल होगा, QPR कितने है, 35 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया मुझे 35 डिग्री। अब जाने इस पे। नाउ एंगल AOB is 2 times एंगल APB। यही रिलेशन होते हैं, रीजन। अब पूरा लिखना पड़ेगा, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट any other point on the remaining part of the circle। यही होता है रीजन। अब APB तुम्हें पता है, दैट इज 35, तो 2 into 35 दैट इज 70 डिग्री। यही एंगल फाइंड करना था, कितना आसान था। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज ABCD is a parallelogram। अब डायग्राम में ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, in which angle ADC, this angle is 75 degree and AB is produced to point E as shown in the figure। Find x plus y। अब डायग्राम में देखें, x ये रहा, y ये रहा, इन दोनों का सम चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, क्या x और y में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। क्यों, ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये और ये क्या है, पैरेलल। अगर मैं ये बोलूं ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और x और y तो इक्वल होंगे, मतलब x प्लस वाई चाहिए तो मतलब 2x चाहिए। अब 2x ढूंढ लेंगे जब x मिल गया। अब x कैसे मिले, देखें, x कहाँ है, यहाँ पे। एक बात बताओ, ये एंगल तुम्हें पता है तो क्या ये भी पता है, बिल्कुल पता है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। और ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स तो सप्लीमेंट्री होते हैं। बस क्वेश्चन हो गया। अब करें, देखते हैं। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल ADC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री एज adjacent angles of parallelogram are supplementary। ये तुम्हें पता ही था। अब एंगल ADC, इसकी वैल्यू पता है, दैट इज 75 डिग्री। तो एंगल DCB कितने हैं, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x क्या आया, 180 माइनस 75 दैट इज 105। x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई। नाउ AB इज पैरेलल टू DC, क्योंकि पैरेललोग्राम है। CB इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल CBE। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल DCB क्या है, x, ये क्या है, y, तो x इज इक्वल टू y। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस x, दैट इज 2 टाइम्स x। तो x कितने हैं तुम्हारे पास, 105, तो 2 into 105 दैट इज 210 डिग्री। यही फाइंड करना था, कितना आसान क्वेश्चन था। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या है, स्फीयर, उसका वॉल्यूम चाहिए। अब सरफेस एरिया गिवन है,
एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है? अगर रेडियस आर है तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई की वैल्यू भी मैं फिल कर सकती हूँ, मेरे को आर नहीं पता, आर कहाँ से मिलेगा? उसने क्या बोला है, सरफेस एरिया इज दिस। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा बोलो? दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये पता है मुझे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दे दिया? 154। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू पाई कुछ नहीं बोला तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब यहां से मैं आर देख सकती हूँ क्या आएगा। नाउ 154 इसको उधर लेके गए, मल्टीप्लाइड बाय 7 ओवर 4 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 22 के टेबल पे 154 कहाँ आते हैं? 7 पे। अब आर स्क्वायर किसके इक्वल मिल गया? 7 इंटू 7। अब डिनोमिनेटर में 4 है, उसको क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2। तो आर क्या आया यहाँ से? 7/2 यही आएगा। अब रेडियस मिल गया, वॉल्यूम चाहिए, इसमें रख देते हैं 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। देन 2 2s are 4, 4 भी कैंसिल हो गया। 2 1s are 2, 2 11s are 22। अब ये आया क्या? 11 इंटू 77/3। अच्छा, 77 को 11 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान। 77 इंटू 11, 77 लिखा, 77 लिखा, 7 7 7 14, 1 कैरी, देन 847/3। अब जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 282.333। चलता ही जाएगा तो हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 282.33 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम था। ध्यान से। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट। अब क्वेश्चन क्या है देखें। वो कहते हैं द डायमीटर ऑफ अ रोलर is 84 centimeter and its length is 120 centimeter। अब उसने क्या बोल दिया? डायमीटर ऑफ द रोलर। अब रोलर सबको पता है कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। तो ऐसा सा है रोलर सपोज तुम्हारे पास। वो कहते हैं डायमीटर इसका 84 सेंटीमीटर है, तो फिर रेडियस तो तुम्हें पता है दैट इज 42 सेंटीमीटर, ये पता है। एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, लेंथ भी पता है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। वो कहते हैं कि एक बार इसको प्लेग्राउंड को लेवल करने में कितने रेवोल्यूशंस लगते हैं? 500। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड चाहिए। अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड होगा क्या ये बता दो। अब पूरा प्लेग्राउंड कितने रेवोल्यूशंस में लेवल हो रहे हैं? 500 में। ठीक है, तो जितना एरिया 500 रेवोल्यूशंस में लेवल होगा उतना ही एरिया ऑफ प्लेग्राउंड होगा। अब 500 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया लेवल होगा तो हम लिख लेते हैं पहले एरिया लेवल्ड इन 500 रेवोल्यूशंस। ये अब 500 रेवोल्यूशंस का एरिया कैसे निकालें? अच्छा, एक का निकाल सकते हैं, एक का मिल गया तो 500 का मिल गया। तो दिस इज 500 इंटू एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। अब एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? जितना कर्व्ड सरफेस एरिया है रोलर का। सो दिस इज इक्वल टू 500 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। अब रोलर कैसा है? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच। अब 2 इंटू पाई दैट इज 22/7 आर। रेडियस 42 सेंटीमीटर दे रखा था। एच ये वाली लेंथ दे रखी है 120। बस अब फाइंड कर दो। 7 6 आर 42। अब करें मल्टीप्लाई। अच्छा, 500 इंटू 2 ये तो बन गया 1000 इंटू, अब देखें 12 6 आर 72, तो 22 इंटू 720। अच्छा, 22 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, 72 को करना जरा 22 से मल्टीप्लाई।
72 टू ज़ा 144 इंटू वापस 144 आ जाएगा नीचे 4 8 5 1 ये आ गया. अब 1584. अब जीरोस कितनी 4 जीरोस. दिस इज इन स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये स्क्वायर सेंटीमीटर में ही रख सकते हैं क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला. अगर स्क्वायर मीटर में चेंज करना भी चाहो तब भी कर सकते हो डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है. ये आ गया एरिया ऑफ प्लेग्राउंड. यस. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन इज a group of 80 students of class 10th are selected and asked for their choice of subject to be taken in class 11th, which is recorded as below. Upstream, PCM, PCB, Commerce, Humanities और total students ये दे रखे हैं. अब वो कहते हैं PCM चूज करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 29, PCB 18, Commerce 21 and Humanities 12 students. वो कहते हैं if a student is chosen at random, find the probability that he or she is a student of either commerce or humanities stream. अब स्टूडेंट चूज किया है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि इधर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज हो. अब देखें प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती क्या है. अब डिनोमिनेटर में क्या आता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे क्या है. अब अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स है अलग अलग स्टूडेंट्स से डिस्कस किया तो कितने स्टूडेंट्स 1 by 1 80 स्टूडेंट्स तो 80 स्टूडेंट्स पे ट्रायल हुआ. ठीक है. अब न्यूमिनेटर में क्या आएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज अकर्ड. अब इवेंट क्या है मेरा ईदर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स दैट इज 21 एंड ह्यूमैनिटीज दैट इज 12 प्लस 12. तो ये आ गया तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी. अब ऐड कर दो 21 प्लस 12 दैट इज 33 by 80. ये आएगी प्रोबेबिलिटी. ठीक है. Yes. Next, move on to question number 6. Question is, a dice is rolled number of times and its outcomes are recorded as below. अब पहली बार मतलब जब number of times बोले हैं तो outcomes हो क्या कह सकती हैं 1 2 3 4 5 6 यही हो सकती हैं. अब वो कहते हैं 1 आ रहे 35 टाइम्स 2 आ रहे 45 टाइम्स 3 आ रहे 50 टाइम्स 4 आ रहे 38 एंड सो ऑन. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या चाहिए एन ऑड नंबर. अब वो कैसे मिले. अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो यहाँ उसने डायरेक्टली बताया ही नहीं. उसने क्या बोला है अ डाइस इज रोल्ड नंबर ऑफ टाइम्स. अब जितनी बार भी क्या 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही. ठीक है. अब 1 इतने टाइम आ रहा है 2 इतने टाइम आ रहा है 3 इतने टाइम 4 इतने टाइम 5 एंड 6. तो इसका मतलब कितनी बार डाई को रोल किया दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. तो यही होगा. तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ये है 35 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 38 प्लस 53 प्लस 29. ठीक है. अब चाहिए क्या प्रोबेबिलिटी किसकी गेटिंग एन ऑड नंबर. अब ऑड नंबर देखें ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा. अब इसमें कितने हैं 35 1 कितनी बार है 35 टाइम्स 3 50 टाइम्स 5 53 टाइम्स. ठीक है. अब इनको ऐड कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. अब इनको ऐड करने हैं 50 प्लस 53 क्या होगा 103 प्लस 35 138. डिनोमिनेटर में इन तीनों का सुम तो तुम कर ही चुके हो. अब इनका भी कर डालो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में 250. ठीक है. अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो 2 से डिवाइड हो रहे हैं दैट इज 2 6 आर 12 1 2 9 आर 18. तो ये तो सीधा ही 125. तो 69 over 125 is the answer. Yes. Next, move on to the section B, which contains 3 markers. अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी का. वो कहते हैं the polynomials p of t मतलब polynomial in t and q of t मतलब polynomial in t
leave the same remainder when divided by t minus 1. Find the values of s. अब s कहाँ पे है? इस पॉलिनोमियल में, ठीक है. अब s चाहिए, कैसे मिले? कंडीशन दे दी उसने कि दे लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय t माइनस 1. अच्छा, रिमाइंडर फाइंड करना आता है हमें. अब डिवाइजर कैसे है तुम्हारा? लीनियर पॉलिनोमियल. अब लीनियर से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. अब यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम when p of t is divided by t minus 1, remainder will be p of 1. When q of t is divided by t minus 1, then remainder that is q of 1. अब उसने बोला लीव द सेम रिमाइंडर, तो ये दोनों क्या है? इक्वल. तो साइन ऑफ इक्वालिटी लगा देते हैं. अब p of 1 कैसे फाइंड करें? इस पॉलिनोमियल में t की जगह क्या प्लेस करना है? 1. तो कर दो 4 इंटू 1 क्यूब माइनस s इंटू t की जगह 1 प्लेस किया 1 स्क्वायर प्लस 7. दिस इज इक्वल टू, अब q ऑफ 1, इसमें भी t की जगह क्या प्लेस करोगे? 1. तो 1 स्क्वायर प्लस s इंटू 1 प्लस 8. नाउ 4 इंटू 1 क्यूब 4 माइनस s इंटू 1 स्क्वायर माइनस s प्लस 7. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस s प्लस 8. अब s को इधर ले आते हैं, लाइक टर्म सेम साइड, माइनस s. अब ये वाली टर्म्स दूसरी साइड, 1 प्लस 8 9, 7 प्लस 4 दैट इज 11, दूसरी साइड जाकर माइनस 11. तो माइनस 2s इज इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ से s क्या मिल गया मुझे? 1. s की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, ठीक है. यस. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज. अब आइडेंटिटीज यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करनी है. अब फर्स्ट पार्ट में तो उसने बोला है 993 का होल क्यूब, ये फाइंड करना है. अब ये कैसे फाइंड करें? अब इसके नियरेस्ट जिसका तुम्हें होल क्यूब पता हो क्या होगा? 1000. उसका क्यूब पता है तुम्हें, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 माइनस 7 होल क्यूब. अब आइडेंटिटी यूज करनी है. ये क्या बन गया? a माइनस बी होल क्यूब. आइडेंटिटी याद है, आइडेंटिटी लिखनी भी पड़ेगी. a माइनस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. अब लगाएं, here a is 1000 and b is 7. तो a क्यूब 1000 क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर. a क्या था? 1000 स्क्वायर, b is 7 प्लस 3 इंटू a दैट इज 1000. b स्क्वायर, b is 7 तो 7 स्क्वायर माइनस b क्यूब दैट इज 7 तो 7 का क्यूब. अब 1000 का क्यूब बोलो कितनी जीरोस आएंगी? 9 zeros. 0 0 3 देन 3 और 9 हो गई. देन माइनस 3 7s are 21 इंटू 1000 का स्क्वायर बोलो कितनी जीरोस आएंगी? 6 zeros. ये 3 करती, ठीक है. प्लस 7 स्क्वायर 49 3s are 147 इंटू 1000 माइनस 7 क्यूब क्या होते हैं? 343. अब इसको इवैल्यूएट करना है. अब कैसे करोगे? पहले तो इनको ऐड कर दो, दोनों कैसे हैं? सेम साइन. तो 1 0 0. अब देखना ये कितने डिजिट्स हैं? 6. तो यहाँ तक इसके बाद 6 डिजिट हैं, तो 1 4 7 0 0. ये आ गया. अब ये क्या है हमारे पास? 21 इंटू मतलब 10 लाख, यही है. अब इसमें क्या ऐड करना है? 343, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस 21 इंटू, अब 3 zeros एज इट इज क्योंकि 3 डिजिट्स हैं ये, तो यहाँ आ गया 343. अब सब्ट्रैक्शन करनी है. अब सब्ट्रैक्शन में कई बच्चे गलती कर देते हैं, करें. 1 0 0 0 1 4 7 फिर से 0 0. देन अब यहाँ पे रखा 343, देन फिर 3 zeros, देन 21. अब सब्ट्रैक्शन करनी थी तो ध्यान से. अब यहाँ पे 0, यहाँ 3, तो 10 माइनस 3 7. यहाँ पे 9 माइनस 4 दैट इज 5. 9 माइनस 3 दैट इज 6. यहाँ क्या बचा? 6. यहाँ 4, यहाँ 1. अब 1000 माइनस 21
तो कर ही सकते हो, क्या होता है 971, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 97114665 ये आ गया इसका क्यूब। तो था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट बी देखें। अब बी पार्ट क्या है, फैक्टराइज दिस। अब ध्यान से देखो इस पॉलिनोमियल को, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे करें, ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है, देख लो 2x का होल स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर है 3y होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 4z होल स्क्वायर। अच्छा, अब आगे वाली टर्म्स बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे तो मैं जा सकती हूँ। अब कैसे जाए, देखें। अब ये है क्या मेरे पास 4x स्क्वायर दैट इज 2x होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर दैट इज 3y होल स्क्वायर प्लस 16z दैट इज 4z होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन गया। मेरे को क्या चाहिए 2ab। अब 2 इंटू a क्या है मेरे पास 2x, b इज 3y। देखें क्या बना 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12xy ये यहाँ पे प्रेजेंट था, तो ये टर्म भी बन रही है प्लस 2bc दैट इज 3y इंटू 4z। अब ये क्या है 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, 24yz, पर यहाँ तो प्लस बन रहे हैं और क्वेश्चन में माइनस था। अब क्या किया जाए, अब दोनों में से एक तो माइनस होगा। अब बोलो किसके साथ माइनस लूं, y वाली टर्म के साथ ले लूं। अगर y के साथ लेती हूँ तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो फिर किसके साथ लेंगे z के साथ, ठीक है। तो z वाली टर्म के साथ माइनस लिया तो फिर यहां भी करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट 2ca। अब c क्या है तुम्हारा -4z इंटू a दैट इज 2x। चेक करना 2 4 जार 8, 8 2 जार 16 -16xz ये भी बन गया। अब ये कंप्लीट हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। Here a is 2x, b is 3y, c that is -4z। तो पहले लिखोगे प्लस ब्रैकेट में -4z देन होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। ये मिल गई इसकी फैक्टराइजेशन। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर was to be built across an open ground. The height of the wall is 4 meter and the thickness of the wall is 24 centimeter. If this wall is to be built up with bricks whose dimensions are 24 centimeter into 12 centimeter into 8 centimeter, how many bricks would be required? अब क्या चाहिए तुम्हें, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब वो कैसे देखें, अब वॉल बन रही है, मतलब पहले एक ब्रिक रखी फिर दूसरी रखी फिर तीसरी रखी, ऐसे ऐसे करके बना रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑब्वियसली ऐसे ऐसे रख रहे हो ब्रिक्स, फिर इसके ऊपर रखी एक और, ऐसे ही करते गए एंड सो ऑन। अब वो कहते हैं लेंथ ऑफ वॉल इज 10 मीटर। अब लेंथ ऑफ वॉल दे दी तुम्हें दैट इज 10 मीटर। अब हाइट ऑफ वॉल भी दे दी 4 मीटर, तो मैं वॉल की लेंथ को ले रही हूँ से कैपिटल L दैट इज 10 मीटर एंड कैपिटल H वॉल की हाइट दैट इज 4 मीटर एंड विड्थ थिकनेस ऑफ द वॉल वो दे दी 24 सेंटीमीटर, तो से कैपिटल B इज 24 सेंटीमीटर। वो कहते हैं if this wall is to be built with bricks, bricks की dimension से small l that is 24 centimeter, breadth that is small b that is 12 centimeter and height that is 8 centimeter, ठीक है। वो कहते हैं कितने bricks चाहिए, अब हमें तो पता नहीं, say number of bricks be n, let the number of bricks be n। पर मुझे एक चीज पता है, जो भी वॉल बनेगी
उसका वॉल्यूम, वॉल की शेप कैसी होगी पहले तो ये बताओ, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, कैसी होगी, क्यूबॉइडल, देखी भी होगी तुमने। और जो ब्रिक्स हैं वो भी किस शेप की हैं, क्यूबॉइडल। अब जितना वॉल्यूम उस वॉल का होगा उतना वॉल्यूम ही एन ब्रिक्स का होगा, यही है। अब देखें, अब कंडीशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स, एन ब्रिक्स का तो नहीं पता, वन ब्रिक का पता कर सकती हूँ मैं, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वन ब्रिक का वॉल्यूम, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता है, दैट इज 24 इंटू 12 इंटू 8, ये पता है। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब ध्यान से, ये तो सारे सेंटीमीटर्स में थे, वॉल्यूम ऑफ वॉल यहाँ मीटर्स, यहाँ सेंटीमीटर्स, तो बेटर ये है कि इसको भी सेंटीमीटर्स में चेंज कर लो। दिस इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 10 इंटू 100। अब ये किसके इक्वल होगा, 400 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब कर सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉल, दैट इज लेंथ 1000 सेंटीमीटर्स इंटू breadth that is 24 सेंटीमीटर इंटू हाइट that is 400 सेंटीमीटर। अब n चाहिए, n फाइंड करें, 1000 इंटू 24 इंटू 400 ओवर 24 इंटू 12 इंटू 8। अब देखें जो कैंसिल होते हैं कर देते हैं, 24 से तो 24 कैंसिल हो गया सीधा। अच्छा 8 1 जार 8, 8 5 जार 40 होते हैं, तो ये हो गया 50। ऑल राइट, अब इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आया 25, ये क्या आया 6। अब फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या आया 3, ये क्या आएगा 500। अब बचा क्या 500 इंटू 25, 25 5 जार 125, 12500 ओवर 3। अब ऊपर तो 3 का फैक्टर ही नहीं है, तो ये तो डेसिमल्स में आएगा। अब फाइंड कर सकते हो डेसिमल्स में, कैसे आएगा, 3 4 जार 12, देन 3 1 जार 3, बचा क्या 2, 3 6 जार 18, फिर से 2, 3 6 जार 18। अब डेसिमल आ गया, 3 6 जार 18, 3 6 जार 18 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछे है उसने, ऐसे थोड़ी लोगे बाजार में जाके ब्रिक्स कि इसका इतना इतना पार्ट दे दे, नो, हम तो एक ब्रिक पूरी लेंगे ना, उसके बाद कैसे मर्जी उसको लगाते रहे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या लिखोगे, 4167, ये है नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, यही फाइंड करनी थी। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट। क्वेश्चन इज what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of the material will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. अब बाजार से तारपोलिन खरीदने जाओगे, वो ऐसी सी होएगी ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। अब वो कहते हैं 3 मीटर विड्थ है उसकी, और वो कहते हैं कि एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल बोले मतलब ये लेंथ एक्स्ट्रा और भी जाएगी, ठीक है। वो कहते हैं कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। अब बात बताओ, तारपोलिन टेंट बनाने कहाँ यूज होगी, इस कर्व्ड सरफेस पे, यहीं यूज होगी। अब कौन का बेस रेडियस दे दिया 6 मीटर एंड हाइट कितनी दे दी 8 मीटर, ठीक है। अब कितनी यूज होगी, अब यूज कहाँ से करनी है, इतना पोर्शन तो वो कहते हैं वेस्टेज में चला गया, हमें तो टोटल चाहिए। और बाकी ये वाला पार्ट यूज हुआ कहाँ पे, टेंट बनाने में। अब पहले देख लेते हैं टेंट में कितना यूज हुआ, तब मैं फाइंड कर लूंगी ये पूरा कितना है, ठीक है। अब टेंट में देखते हैं कितना यूज हुआ, ये वाला पार्ट से दिस लेंथ इज x, ठीक है। अब टेंट में यूज हुआ है कर्व्ड सरफेस पे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट किसके इक्वल होगा, इस एरिया के, तारपोलिन शीट के, ध्यान से।
अब करें, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन किसके इक्वल है, पाई आर एल। अच्छा पाई बोला है उसने 3.14, तो अब यही यूज करोगे, अब नहीं 22/7 यूज कर सकते, 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस भी दे रखा था। अच्छा एल, एल तो स्लांट हाइट होती है, वो तो मुझे पता ही नहीं, तो स्लांट हाइट निकाल सकते हैं ना, क्यों, आर भी पता है एच भी पता है, क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। Now r square that is 6 square 36, h square that is 8 square 64, ये आया 100, l कितना आ गया 10। वैसे तो दिख रहा था पर पेपर में दिखने से बात नहीं बनती, शो करना पड़ेगा, ठीक है। Now l is 10। अब देखें 3.14, इसका डेसिमल हटाया, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया 314 इंटू 6/10, ठीक है। अब मेरे को उसने क्या बोले, ये लेंथ फाइंड करनी है पूरी, मतलब x प्लस 20 सेंटी, मतलब ये मीटर्स में है, क्योंकि ये मीटर्स में है तो मैं इसको मीटर्स में फाइंड कर रही हूँ। उसके अंदर ये कितने मीटर्स हैं, 0.20 मीटर्स, ये ऐड करने हैं मुझे, ठीक है। मतलब मेरे से उसने ये पूरी लेंथ पूछी है, x मीटर प्लस दिस। अब x कैसे मिले, ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ यूज हुआ तारपोलिन का, कॉन में, तो ये वाली जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब इसका एरिया दैट इज 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 314 इंटू 6/10। नाउ 3 2 जार 6, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 314 इंटू 2 628/10, ये आया 62.8 मीटर्स, ठीक है। अब ये 62.8 मीटर है, अब मेरे को तो पूरा चाहिए, क्योंकि ये वेस्टेज में जाने ही जाने हैं स्टिचिंग मार्जिन में, तो मैं मार्केट से तो पूरा ही खरीदूंगी। तो फिर लेंथ ऑफ तारपोलिन रिक्वायर्ड इज, तारपोलिन रिक्वायर्ड इज 62.8 प्लस कितने मीटर्स, 0.20 मीटर्स। अब इसको ऐड कर दें 62.8, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आते हैं, 62.8 यहाँ पे क्या है 0.20, तो यहाँ पे 0 लगाओगे, ऐसे ऐड करोगे ध्यान से, तो ये क्या आ जाएगा 63 मीटर। इस लेंथ की तारपोलिन चाहिए मुझे, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which BC is 4.7 centimeter, AB plus AC is 8.2 centimeter and angle C is 60 degree। अब कंस्ट्रक्शन करनी है, तो सबसे पहले रफ स्केच बनाए, ये बनाया मैंने BC। अब एंगल C दे रखे हैं मुझे, तो मैं C यहाँ ले लेती हूँ, B यहाँ ले लेती हूँ, क्यों, क्योंकि इधर बनाने में कंफर्टेबल है हम। तो सपोज ये बना दिया मैंने एंगल 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब AB प्लस AC दे रखा था, तो AB प्लस AC कट कर लो यहाँ पे, दैट इज 8.2 सेंटीमीटर। अब से दिस इज पॉइंट D। अब मुझे क्या चाहिए ट्राइंगल के लिए, वर्टेक्स A, वो कहाँ मिलेगा। अब ये पूरी लेंथ क्या है AB प्लस AC, तो इसका मतलब होगा तो CD सेगमेंट के ऊपर। अब कहाँ होगा ये नहीं पता, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब अगर तो यहाँ लेती हूँ मैं, अब ये क्या बन गया तुम्हारा AC, तो फिर बचेगा क्या AB, क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या है AB प्लस AC के इक्वल। तो ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा, ये भी AB, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो D और B से क्या होगा सेम ही डिस्टेंस पे। ऐसे पॉइंट कहाँ होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो D को B से ज्वाइन करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, जहाँ भी बनेगा वो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा A। ये है रिक्वायर्ड पॉइंट। अब ये तो था रफ स्केच, कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, लेंथ BC, तो कितनी 4.7 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 4.7 सेंटीमीटर बना दिया। अब एंगल कहाँ है मेरा C पे, तो ये रखा C, ये रखा B, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं,
कैसे करें? कुछ रेडियस से सेमी सर्कल बनाया, यहाँ टिप ऑफ कंपास रखी, वही रेडियस है क्योंकि 60 है, आर्क लगाई तो ये बन गया मेरा 60 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? ए बी प्लस ए सी कट करना। अब ए बी प्लस ए सी कितना है? 8.2 सेंटीमीटर। यहाँ रखी टिप ऑफ कंपास, 8.2 सेंटीमीटर कट कर लिया मैंने, से यहाँ आया, दिस इज पॉइंट डी, दैट इज 8.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप, बी को डी से ज्वाइन करना है, कर दो, कर दिया। अब पॉइंट ए कहाँ होगा? बी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और लाइन सेगमेंट सी डी के ऊपर। तो क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, हाफ से ज्यादा ओपन करी, आर्क लगाई, एक आर्क इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई, देन टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, एक आर्क इधर लगाई विद द सेम रेडियस, एक आर्क इधर लगाई। ये रेडी हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखें कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे। दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट ए। नाउ ज्वाइन ए विद बी, ट्राइंगल इज रेडी, ट्राइंगल ए बी सी। यही तो पूछा था कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अब जो ट्राइंगल है हमारी, उसको थोड़ा सा डार्क करके आओगे तुम, ठीक है, कि दूर से ही दिखे क्या कंस्ट्रक्शन करनी है। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन सी। देखें क्या है? इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। अब ये मिड पॉइंट है, ऑफ कोर्स डायग्राम में तुम्हारे नहीं था, तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। वो कहते हैं शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सी ई ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल बी डी। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल करनी है तुम्हें। अब ये लेंथ इक्वल कैसे होंगी? बोलो। मतलब टू प्रूफ dp इक्वल्स टू pq इज इक्वल टू qb। सीधा कैसे करें? अब चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं bq और pq को इक्वल प्रूव करना चाहती हूँ। अब ये कैसे करें? मतलब क्या शो करने? q इज मिड पॉइंट ऑफ pb। अब मिड पॉइंट शो करने हैं। मिड पॉइंट कैसे शो करते हैं? याद करो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उससे भी मिड पॉइंट पे चले जाते हैं हम। अब वो कैसे लगे? ट्राइंगल ए बी पी में मुझे ई तो पता है ए बी का मिड पॉइंट है। अब अकेले मिड पॉइंट से तो बात नहीं बनेगी, इससे पास करती लाइन पैरेलल भी तो होनी चाहिए थर्ड साइड के, तभी तो बाइसेक्ट करेगी दूसरी को। देखें अब ये पैरेलल कैसे करें? मतलब ये और ये पैरेलल चाहिए मुझे, कैसे करें? अच्छा, अगर ए एफ सी ई के पूरा ही पैरेलल कर दूं तब भी तो हो जाएगा। क्या वो पैरेलल है? ऑब्जर्वेशन, उसने क्या बोले? ई और एफ क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। तो ए ई और एफ सी तो इक्वल है। अच्छा, ये पैरेलल भी है, तो ए ई सी एफ तो पैरेललोग्राम था, ध्यान से, ठीक है। तो अब देखें, अब सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर ये पैरेलल है तो ए ई इज पैरेलल टू एफ सी, ये पता है मुझे। एंड ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। अब ए बी और सी डी तो इक्वल भी थे, तो ये कहाँ से आया? पैरेललोग्राम से। अच्छा, तो फिर इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा। अब हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल हुआ, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल है। अब ई और एफ मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ ए बी मैं ले लेती हूँ ए ई, हाफ ऑफ सी डी मैं ले लेती हूँ सी एफ, तो ये इक्वल भी हो गए। अब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, दिस इंप्लाइज ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। रीजन, as one pair of opposite sides is equal and parallel। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम कर दिया। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये तो पैरेलल हो गई। तो इन ट्राइंगल ए बी पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी and
EQ is parallel to AP. So by converse of midpoint theorem, Q is midpoint of PB. अब रीजन लिखना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम लिख दिया। उसके बाद तो यहां से QB तो PQ के इक्वल आ गया, QB इज इक्वल टू PQ। अब कैसे करें नेक्स्ट, अब DP भी PQ के इक्वल कर देते हैं। वो कैसे आएगा, इस ट्राइंगल में चले जाओ, इन ट्राइंगल DCQ, इन ट्राइंगल DCQ सिमिलरली अब F मिड पॉइंट है DC का एंड PF पैरेलल टू QC है, सो P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो दिस इंप्लाइज DP इज इक्वल टू PQ। अब इन दोनों से क्या मिला, DP इक्वल्स टू PQ इज इक्वल टू QB। दिस मीन्स AF and CE trisects the diagonal BD। यही तो प्रूव करना था हमने, ध्यान से। पर हर एक रीजन लिखना पड़ेगा तुम्हें ये सब, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। दिखने में तो अच्छा लग रहा है पर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखें क्या कहते हैं वो, AB is the diameter of the circle, CD is the chord equal to the radius of the circle, AC and BD when extended intersect at a point E, prove that angle AEB is 60 degree। अब देखें वो कहते हैं कॉर्ड CD किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के, मतलब OC के भी इक्वल है, OD के भी इक्वल है। तो ये पता है हमें, ठीक है, ये सारे रेडियाई हैं, ये और क्या बोला उसने, when AC and BD produce they meet at E। अब एंगल ये प्रूव करना है 60 डिग्री। अब इस एंगल पे कैसे जाएं, कहाँ का एंगल है ये देखना जरा, ट्राइंगल CEB का है ना, इस ट्राइंगल का एंगल है। अच्छा, अब इसको 60 प्रूव करने के लिए तो मेरे को बाकी दोनों का मेजर चाहिए होगा। बाकी दोनों का मेजर कैसे देखें, अच्छा क्या कोई और एंगल पता है तुम्हें? बिल्कुल, कैसे, उसने बोला था AB इज ए डायमीटर। अच्छा, AB तो डायमीटर है, फिर डायमीटर का यूज करके तुम्हें ये एंगल पता है, ये 90 पता है, तो ये भी 90 पता है, ठीक है, ये 90 आ गया। अब किसी तरह से ये एंगल मिल जाए तो क्वेश्चन डन। क्या ये भी पता है, देखो COD ट्राइंगल सारी साइड्स इक्वल हैं, तो फिर ईच एंगल इज 60 डिग्री। अब मुझे ये एंगल पता है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्या फिर ये भी पता है? बिल्कुल, कैसे, ये एंगल कौन सी एक्स सबटेंड कर रही है, CD, ये एंगल भी तो भैया एक्स सबटेंड कर रही है, पर ध्यान से ये सेंटर पे है, ये सर्कल के ऊपर है, इक्वल नहीं कर देने, तो ये क्या होगा इसका हाफ 30, ये 90 ये 30, तो ये अपने आप 60। पर डायग्राम पे करने से कुछ नंबर नहीं मिलेंगे, लिखना पड़ेगा। लिखें, देखें, अब 1 by 1। अब हमने क्या किया, इस एंगल पे पहुंचने के लिए पहले यहां गए, यहां पे कहां से गए, यहां से गए, तो वही लिखते हैं। देखें तो AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, दिस इंप्लाइज एंगल ACB is equal to 90 degree। Reason, angle in semicircle is 90। ये पता था तुम्हें? अच्छा, अगर ये पता है तो एंगल ACB प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री है लीनियर पेयर से, तो एंगल BCE क्या आएगा, 180 माइनस एंगल ACB दैट इज 90, 180 माइनस 90, 90 डिग्री। एक एंगल मिल गया तुम्हें। उसके बाद अब जाना है इस एंगल पे, इस पे सीधा तो नहीं गए थे, पहले यहाँ पे गए थे, ये भी लिखना पड़ेगा। अब इन ट्राइंगल COD OC इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन ही था, एंड OC इज इक्वल टू OD, ये क्या था, रेडियाई।
तो ट्राइंगल COD कैसा ट्राइंगल बना? इक्विलेटरल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है सो एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच, सॉरी 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये तो हमें पता ही है। अब ये एंगल 60 डिग्री है, कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है? CD। अच्छा ये एंगल ये आर्क सबटेंड कर रही है, देख लेते हैं। नाउ एंगल CBD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल COD। रीजन लिखना पड़ेगा, एंगल एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by the same arc at any other point on the remaining part of the circle। ये हो गया। अच्छा अब सॉरी, एंगल CBD दैट इज हाफ ऑफ 60 तो 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट क्या लिखना है? अब जाना है इन ट्राइंगल BCE में, एंगल BCE प्लस एंगल EBC प्लस एंगल EBC प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू, AEB तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि अभी तो हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो फिर CEB लिख देती हूँ मैं, बाद में चले जाएंगे AEB के ऊपर। इज इक्वल टू 180। अब BCE कितना आया तुम्हारे पास? 90। EBC कितना आया तुम्हारे पास? दैट इज 30। तो एंगल CEB इज इक्वल टू 180। तो एंगल CEB यहाँ से मिल गया तुम्हें 180 माइनस 120 दैट इज 60। अब अगर ये CEB और AEB तो सेम ही चीज है, तो AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही प्रूव करना था। ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 और पार्ट। अब देखें वो क्या कहता है कि ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E। अब cyclic quadrilateral है तो सर्कल के ऊपर उसके वर्टिसेस होंगे। ये बनाया मैंने सर्कल, ठीक है। इसके वर्टिसेस, एक वर्टेक्स ये ले लिया से, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, ये बन गया मेरा ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वो क्या कहते हैं? एंगल DBC ये वाला एंगल 70 डिग्री है। एंगल BAC ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, और द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। फाइंड एंगल BCD। BCD ये एंगल, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल कैसे मिलेगा मुझे? एक बात बताओ, ABCD तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये पूरा मुझे मिल जाएगा अगर मुझे ये पूरा पता हो। ये पूरा कैसे मिले? इसका तो यही पार्ट पता है। कौन सा पार्ट नहीं पता? ये वाला पार्ट। ये फाइंड कर लेती हूँ मैं। कैसे करूंगी? कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है? आर्क CD। क्या ये कहीं और भी एंगल सबटेंड कर रही है? बिल्कुल, यहाँ पे ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। अच्छा ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अब मिल गया ये वाला एंगल? बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा मिल गया। अब इसको लिखना कैसे है देखें। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक उसने बोला है, तो एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यही लिखोगे। ठीक है, अब एंगल BCD ये तो चाहिए ही मुझे। अब एंगल BAD क्या बना है? 30 डिग्री प्लस एंगल CAD
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सी ए डी कैसे मिले? अब एंगल सी ए डी तुम्हारे पास है क्या? कौन सी आर्क से प्रिंट कर रही है? सी डी। अब ये किसके इक्वल होगा? एंगल सी बी डी के, इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। ठीक है, रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो एंगल बी सी डी प्लस 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल बी सी डी इज 180 माइनस 30 प्लस 70 100, तो 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो एंगल बी सी डी तुम्हें मिल गया पूरा, दिस इज 80 डिग्री। ठीक है, अब उसने फर्दर बोला है इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी ये वाली लेंथ अगर वो कहता है BC के इक्वल हो जाए देन फाइंड एंगल ECD, तब ये वाला एंगल फाइंड करो। अब ये वाला एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल कैसे मिलेगा? एक बात बताओ, ये पूरा पता है तुम्हें? ये तो पता है, तो फिर कैसे मिले? अब ये और ये कहते हैं वो इक्वल है, ये 30 है, ये दो साइड्स इक्वल है, AB इक्वल्स टू BC, तो ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। अच्छा, ये एंगल 30 है, तो फिर इसका मतलब ये एंगल भी पता है। कैसे? पूरा कितना था? कितना था? 80। अभी फाइंड किया था, तो ये क्या बचा? 50। अब लिखना कैसे है देखें। अब इन ट्राइंगल ए बी सी वो कहते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा? एंगल बी सी ए के। तो ये कितना था? 30, तो ईच 30। अब ये 30 है, नाउ ई सी डी फाइंड करना है, वो क्या है? एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ए। बी सी डी फाइंड किया अभी 80 माइनस 30, तो ये कितना आएगा? 50 डिग्री। ध्यान से यही फाइंड करने थे। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है? केस स्टडी। देखें क्या कहते हैं। At a Ramzan Mela, a stall keeper in one of the food stalls has a large cylindrical vessels of base radius 15 centimeter filled up to a height of 35 centimeter with orange juice. वो कहते हैं ये large cylindrical vessel है, रेडियस क्या है उसका? 15 सेंटीमीटर, फिल्ड कितने हैं? अप टू हाइट 32 सेंटीमीटर विद ऑरेंज जूस। The juice is filled in small cylindrical glasses. अब ये ग्लासेस हैं जिसमें जूस फिल करना है, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर अप टू हाइट 8 सेंटीमीटर। मतलब ये रेडियस दे दिया उसने, ये हाइट 8 सेंटीमीटर तक फिल किया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है देखें, वो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ ग्लासेस फिल्ड बाय द स्टॉल कीपर। मतलब जूस तो इसमें है, इसमें से उसने इसमें डालते रहना है। ठीक है, वो कहते हैं ऐसे कितने ग्लासेस वो फिल करेगा? अब ये तो हमें नहीं पता, पर मुझे ये पता है जितना जूस इसमें है उतना जूस ही इतने इन ग्लासेस में जाएगा। अब से नंबर ऑफ ग्लासेस इज n, लेट नंबर ऑफ ग्लासेस बी n। अब जितना जूस इसमें है मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ जूस यहाँ पे है उतना ही वॉल्यूम n ग्लासेस में जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जूस इन बिग सिलेंडर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ जूस फिल्ड इन n सिलेंडर्स, उसी के इक्वल होगा। अब n सिलेंड्रिकल ग्लास बोल सकती हूं मैं, क्योंकि ये ग्लासेस हैं, ये सिलेंड्रिकल बड़ा सा वेसल है, बिग सिलेंडर बोल दिया हमने। ठीक है, अब देखें अब इसमें कितना वॉल्यूम है देख लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना आता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर। अब बिगर सिलेंडर का रेडियस उसने ये दिया है, अब वैसे यहाँ पे भी स्मॉलर है, यहाँ पे भी स्मॉलर है, तो हम ध्यान में रखेंगे बिगर सिलेंडर की बात हो रही है तो सीधा इसका रेडियस दैट इज 15 स्क्वायर इंटू एच, कितनी हाइट है? 32। अब वॉल्यूम ऑफ जूस फिल्ड इन n सिलेंड्रिकल ग्लासेस वो कहाँ से मिलेगा? अब n का चाहिए।
अच्छा 1 का मिल सकते हैं कैसे, n इंटू, अच्छा स्मॉलर सिलेंडर का तो पता ही है मुझे रेडियस और हाइट, तो दैट इज पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे रेडियस 3 स्क्वेयर इंटू हाइट दैट इज 8। अब ये फाइंड करना है n, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। नाउ 15 इंटू 32 ओवर n इस साइड रखा, इसको उधर ले आए, 3 इंटू 8, 8 4 जार 32, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, तो 25 4 जार 100, तो कितने ग्लासेस, 100 ग्लासेस में फिल कर दिया उसने। ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू बी पार्ट। वो क्या कहते हैं, हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली इफ ही सेल्स अ जूस ग्लास फॉर रुपीज 12.50। वो कहते कितनी मनी अर्न करेगा अगर 1 ग्लास फॉर रुपीज 12.50 सेल करते हैं। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्लास इज दिस। अब ऐसे कितने ग्लासेस हैं, 100, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 ग्लासेस किसके इक्वल होंगे, दिस इंटू 100, 0.50 इंटू 100, तो डेसिमल हटाया, ये 100 से 100 कैंसल, तो रुपीज 1250। कितनी आसान केस स्टडी थी। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है, अ टीचर डिवाइड्स अ मटेरियल ऑफ वॉल्यूम this much cubic units among the 3 students such that the product of individual volumes received is same as the original volume। मतलब वो क्या कहते हैं कि इस वॉल्यूम का मटेरियल वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है 3 स्टूडेंट में कि जितना उनको मिला शेयर, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ओरिजिनल पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो मतलब ये एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 किसके इक्वल है, जितना तीनों को शेयर मिला। ठीक है, अब तीनों को कितना मिला हमें तो ये पता ही नहीं, मतलब हमें तो देखना पड़ेगा। अब वो कहता है कैन अ स्टूडेंट रिसीव x माइनस 1 एज इज शेयर, जस्टिफाई। अब देखते हैं, अब इसके 3 पार्ट्स उसने ऐसे कैसे किए कि उनकी प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, देखते हैं। मतलब क्या करनी है इसकी, फैक्टराइजेशन, ये 3 फैक्टर्स में लिखने, फैक्टराइजेशन कर दो। अब उसने फर्स्ट पार्ट में बोला था कैन अ स्टूडेंट रिसीव x माइनस 1 एज इज शेयर, तो मैं पहले इसी से ही चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अब x माइनस 1 इसका शेयर, मतलब ये है ना तीनों के शेयर्स, दिस एंड दिस, तो क्या यहाँ पे x माइनस 1 वो कहते आ सकते हैं, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर हो सकते हैं, देखना पड़ेगा। अब ये फैक्टर कब होगा, जब x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें 1 रख के देखें, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, देखें 1 प्लस 11 12, ये 6 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 12, ये तो बन गया 0। तो दिस मीन्स x माइनस 1 इज फैक्टर। उसने तो बिल्कुल ठीक बोला है, बिल्कुल अ स्टूडेंट कैन रिसीव दिस एज इज शेयर। ठीक है, तो हम जस्टिफिकेशन में यही लिखेंगे कि एज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो दिस कैन बी द शेयर ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, यस। नेक्स्ट पार्ट वो कहते हैं फाइंड द शेयर रिसीव्ड बाय ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स। अब इस एक का तो हमने देख लिया क्या होगा x माइनस 1, बाकी 2 का भी चेक करना है मुझे, वो कैसे मिले, इसकी फैक्टराइजेशन फर्दर करनी पड़ेगी। अब कैसे करें, से ये पॉलिनोमियल था तुम्हारा f ऑफ x, तो f ऑफ x का एक फैक्टर तुम्हारे पास क्या है x माइनस 1, दूसरे चाहिए, कैसे मिले, क्यूबिक को अगर लीनियर से डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक की फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें, अब सिंथेटिक डिवीजन भी यूज कर सकते हो और लॉन्ग डिवीजन भी यूज कर सकते हो। अब मैं सिंथेटिक डिवीजन यूज करके निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बेसिकली उनका शेयर ही चाहिए ना। ठीक है, तो मैं 1 से डिवाइड करती हूँ, देखिए 1 माइनस 6 11 माइनस 6, ये 1 के नीचे 1, then 1 minus 6 plus 1 that is minus 5. Now 1 into minus 5 minus 5, 11 minus 5 6, 6 into 1 6,
रिमाइंडर तो जीरो ही आना था। क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करनी आती है आपको? बिल्कुल। क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। दो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम करने पे क्या आए? -5। प्रोडक्ट करने पे क्या आए? प्लस का 6। 3 2 जार 6 और उनका सम 5 भी होते हैं। बन सकती है बात। अब अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ 2 और 3, सॉरी, तो 2 और 3। अब सम प्रोडक्ट क्या है उनकी? पॉजिटिव। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब सम कैसे है? नेगेटिव, तो फिर दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो x माइनस 1 इंटू इन दोनों में से कॉमन x, तो x माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन 3 माइनस 3, तो x माइनस 2। अब ये एक टर्म दोनों में कॉमन x माइनस 2 x माइनस 3, साथ में क्या पड़ा है? x माइनस 1। अब ये हो सकते हैं उनके शेयर्स, ठीक है। तो उसने क्या बोला था? फाइंड द शेयर रिसीव्ड बाय ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स। तो शेयर्स क्या होंगे? x माइनस 1 कोमा x माइनस 3 कोमा सॉरी x माइनस 2 कोमा x माइनस 3। ये है शेयर्स रिसीव्ड बाय ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, right? And this completes your paper. I hope you have enjoyed the paper. Okay, bye bye. See you next time.